तो हम पढ़ते हैं राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा मेवाड़ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूलर थे, ठीक है। और इनके शासनकाल में न सिर्फ युद्ध हुए, मतलब सैन्य अभियान भी इन्होंने जीते, और साथ के साथ इनका साहित्य, स्थापत्य कला और इन सब में भी इनका, संगीत में, खासकर संगीत में तो पूरे इंडिया में ही इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा के बारे में पहले इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इनका जन्म 1417 में हुआ। पिता का नाम राणा मोकल है और माता का नाम सौभाग्यवती देवी। 16 साल की उम्र में ही ये राजा बन गए थे। जैसे ही जिलवाड़ा में इनके पिता की हत्या कर देते चाचा और मेरा, ये वहाँ के मेवाड़ के अगले जो शासक बन जाते हैं वो ये है राणा कुंभा। और लेकिन इनकी उम्र 16 साल है तो इनके कोई संरक्षक बनाना पड़ेगा। तो संरक्षक जो बनाया वो बनाया गया किसको? रणमल को। रणमल वही हंसा, इनकी जो दादी थी उनका भाई, हंसाबाई का भाई। अब जो चाचा मेरा ने इनकी हत्या की, इनके पापा की हत्या कर दी राणा मोकल की। और रणमल जो है, रणमल भी जब संरक्षक बना तो अब उसके मन में कहीं न कहीं आ गया कि वो इस राज्य को हड़प लेगा। इसलिए वो क्या कर रहा था कि वो भी अपना इंटरनली अपने जो राठौड़ के जो सामंत थे उनको, उनका दबदबा बना रहा था वहाँ पे, और मेवाड़ को हड़पने की एक कोशिश में लगा हुआ था रणमल भी। संरक्षक बना हुआ था बाहर से, लेकिन वो अंदर से हड़पना चाहता था इस राज्य को। और साथ के साथ उसने जो राणा मोकल था उसका सबसे बड़ा भाई चूड़ा था, जो तो छोड़ के चला ही गया था भीष्म प्रतिज्ञा में। राणा मोकल और राणा मोकल का एक छोटा भाई था राघव देव, उसकी भी हत्या रणमल ने कर दी थी। रणमल ने खुद नहीं की, किसी के थ्रू करवा दी, लेकिन उसमें रणमल का हाथ था। तो जब ये हत्याएं कर देते हैं उसके बाद राणा कुंभा अपनी दादी को बोलता है कि बाप का, चाचा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा कुंभा। और ये बोल के अब राणा कुंभा जो है वो अब रण में उतर जाता है कि एक एक को मारूंगा और सबको एकदम खत्म कर दूंगा मैं। तो इस तरह सबसे पहले वो रणमल की ही सहायता लेकर सबसे पहले चाचा और मेरा को ही मारने निकलता है, और चाचा और मेरा को दोनों को मार देता है और अपने बाप का बदला ले लेता है। लेकिन रणमल से बदला लेने के लिए, वो थोड़ा बड़ा आदमी है, रणमल का पावर है एकदम, तो उससे बदला लेने के लिए वो अपने जो ताऊ जी जो है, जो छोड़कर चले गए थे, मांडू देश की तरफ चले गए थे, राव चूड़ा, उनकी सहायता लेते हैं। वो वापस आ जाते हैं सहायता करने के लिए। और जो चूड़ा सिसोदिया है, चूड़ा चूड़ा सिसोदिया, वो आकर इनके साथ ये दोनों अपना एक रणनीति बनाते हैं, और उसमें एक दासी रहती है भारमली नाम की, उसके थ्रू उसको जहर दिलवा के रणमल को मरवा देते हैं। अब जब रणमल को मार देते हैं उसके बाद रणमल का एक बेटा था राव जोधा। तो जो रणमल का बेटा था राव जोधा, कि उसको भी मारेंगे, तो उसको, लेकिन उनको पता चल गया किसी को, तो सब किसी ने उसको भगा दिया, तो वो भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो वो भाग के बच के निकल गया था राणा कुंभा के हाथों से। तो राणा कुंभा के हाथों से वो निकल के भाग गया। उसके बाद हम देखते हैं कि राणा कुंभा की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन मृत्यु से पहले हम इनके और भी, जो यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन बनाया शुरू में, इसलिए इनकी मृत्यु के बारे में भी लिख दिया कि उदय सिंह की मृत्यु जो है वो मामदेव के मंदिर में, इनका ही एक बेटा था उदय सिंह, उदय सिंह प्रथम है, इसको उदा भी बोलते हैं। उदा ने अपने पिता की हत्या कर दी और इसको पितृहंता बोलते थे, ठीक है। पर वो हम आगे और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक संधि है, आवल बावल की संधि। वो आवल बावल की संधि किसके बीच में हुई? तो आवल बावल की संधि जो होती है वो कुंभा और जोधा के बीच में हुई। और कुंभा और जोधा के बीच में जिसने करवाई वो कौन थी? वो थी इनकी कुंभा की दादी और जोधा की बुआ हंसाबाई। कुंभा का बेटा, एक बड़ा बेटा है उदय सिंह, एक छोटा बेटा है रायमल। उदय सिंह तो कुंभा को मार ही देता है। रायमल करके एक कुंभा का बेटा और है, और जोधा की एक बेटी है सिंगार देवी। इस संधि के हिसाब से इन दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है। इन दोनों की शादी कर देते हैं आवल बावल की संधि में। अब ये राणा कुंभा ने जो फोर्ट बनाया कुंभलगढ़, उसकी दीवार है, उस पे अपनी अपनी उसने, राणा कुंभा को इतनी डिग्रियां मिली है, इतनी उपाधियां है राणा कुंभा की, पूरी दीवार रंग के रख देगा राणा कुंभा।
कि अभिनव भारताचार्य भी बोलते हैं इनको। अभिनव भारताचार्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि भरत मुनि जो थे वो संगीत के एक बहुत बड़े अम, संगीत को फैलाने में भरत मुनि का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा जिसमें संगीत के बारे में है, तो इनको अभिनव भारताचार्य बोलते हैं क्योंकि इनका संगीत जो प्रेम था और संगीत के प्रति इनकी रुचि जो थी। हिंदू सुल्तान क्यों बोलते थे? क्योंकि उस टाइम चारों तरफ मुस्लिम शासक हुआ करते थे, लेकिन ये अकेले ऐसे थे जो डट के लड़ते थे वहाँ पे युद्ध, और उन सभी शासकों को इन्होंने हराया, इसलिए इनको कुछ लोगों ने हिंदू सुल्तान भी कहा है। हाल गुरु बोलते हैं पहाड़ी दुर्गों के स्वामी को, तो ये हाल गुरु की उपाधि भी इनको मिली है। राणो रासो राणो रासो साहित्यकारों के आश्रयदाता। टोडरमल, क्योंकि ये 3 संगीत विधाओं में संपन्न थे। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि राणा कुंभा जो थे वो उनको कौन कौन सी उपाधि मिली थी, तो ये जो सारी अपने कुंभलगढ़ पे डिग्री चिपका रखी है, ये सारी उपाधि इनको मिली थी। उसके बाद कुछ है दान गुरु, छाप गुरु और राजगुरु। ये सब ऐसे ही समझ में ही आ रही है कि क्यों मिली होगी दान गुरु, राजगुरु। उसके बाद अब हम जो बात करेंगे वो है इनके सैन्य अभियानों की बात करते हैं कि इनके जो सैन्य अभियान थे वो सैन्य अभियान में देखते हैं। तो सैन्य अभियान में क्या होता है कि हर कोई भी एक देश है, आज की अगर हम देखें वर्तमान स्थिति को भी अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि जो इंडिया है, भारत है, उसकी लड़ाई जो है वो किससे होती है? या तो पाकिस्तान से होती है या चाइना से होती है। ठीक है, क्योंकि ये बाउंड्री मिल रही है इन दोनों से। छोटे देश जो बीच में आसपास में है वो तो वैसे भी लड़ाई नहीं करते, तो वैसी ही सिचुएशन उस टाइम पे होती थी। जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ के आसपास भी छोटा छोटा कुछ रहता है राज्य, लेकिन वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो हम मेवाड़ के साथ दोस्ती बना के रखते हैं। लेकिन कुछ जो इनके आसपास बड़े राज्य है, जैसे गुजरात है, इस तरफ इनका एक राज्य है, ये गुजरात है, इस तरफ जो है मालवा है, इस तरफ इनका दिल्ली आ जाएगा, तो इनसे इनकी लड़ाई होगी। दिल्ली से लड़ाई होगी, गुजरात से लड़ाई होगी और मालवा से लड़ाई होगी। तो देखते हैं अब सैन्य अभियान जो है वो कौन कौन से किए इन्होंने। सबसे पहले तो यहाँ पे एक हो जाता है कि सिरोही जो है उसका एक शासक है शीशमल, वो यहाँ का एक इनका ही एरिया है मेवाड़ का, मेवाड़ी गांव, उस पर अधिकार कर लेता है। तो इसको इसको हराने के लिए जो राणा कुंभा है एक सरदार को भेजता है, सरदार नाहर सिंह डोडिया। वो यहाँ पे जीत लेता है और कुंभलगढ़ में एक फोर्ट बनाता है, अचलगढ़। ठीक है, और बसंती दुर्ग, यहाँ पे 2 फोर्ट बनते हैं, अचलगढ़ एंड बसंती दुर्ग। उसके बाद क्या हो रहा है कि राणा कुंभा ने नागौर में 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि कौन शासक बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो शमशा खान जो था उसकी राणा कुंभा ने सहायता की और पहला मुस्लिम शासक उसको वहाँ पे नागौर में बनाया, शमशा खान को। लेकिन शमशा खान बाद पहले तो कुंभा की अधीनता स्वीकार कर लेता है कि हम आपके साथ हैं और हम आपके अंडर काम करेंगे, लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि यहाँ पे और मुस्लिम शासक है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी पावरफुल था उस टाइम पे, उसके साथ मिल जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन, तो अब ये कुतुबुद्दीन से मिल गया तो राणा सांगा की फिर कुतुबुद्दीन के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। कुतुबुद्दीन जो गुजरात का शासक है, कुतुबुद्दीन के साथ लड़ाई होगी। अब जो मांडवा में जो वो है वह है मोहम्मद खिलजी वन। महमूद खिलजी वन मांडू का शासक है। जैसे खिलजी डायनेस्टी का जब अंत हो गया, ये आए कहाँ से? मांडू के शासक जैसे खिलजी जब दिल्ली में ख़त्म हो गए तो वो कुछ एरियाज में बचे हुए थे, क्योंकि एक टाइम था जब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा साउथ तक जीत लिया था, पूरा इंडिया अलाउद्दीन खिलजी के अंडर था। तो वो जब टूटने लगा तो कुछ कुछ टुकड़ों में अभी भी उनके ही जो सामंत थे वो बचे हुए थे। उन्हीं सामंतों में से मोहम्मद खिलजी जो था वो था। तो मांडू के शासक मोहम्मद खिलजी और जो मेवाड़ का शासक राणा कुंभा, इनके बीच बहुत लड़ाई होती थी। ठीक है, तो इनका जो पहली लड़ाई जो इनके बीच में हुई वो 1437 में सांगपुर का युद्ध हुआ। ठीक है, सांगपुर के युद्ध में इन्होंने महमूद खिलजी को हरा दिया। फिर उसके बाद महमूद खिलजी ने सोचा कि अब अकेले लड़ाई नहीं होगी, अब किसी को साथ लेना पड़ेगा। तो इन्होंने चंपानेरी की संधि की कुतुबुद्दीन के साथ में, और चंपानेरी की संधि करके फिर इन्होंने एक बार फिर अटैक किया। और जो इनका ये
इसके बाद जो युद्ध हुआ चंपानेरी की संधि के बाद, वो हुआ था बदनौर का युद्ध 1457 में, और इसमें भी इन्होंने इनको हरा दिया था, कुंभा ने इन दोनों को हरा दिया। तो ये था कुंभा का सैन्य जो अभियान थे कुंभा के। अब इसके बाद देखते हैं कि स्थापत्य कला में कुंभा का क्या योगदान रहा। श्यामल दास ने एक बुक लिखी है जिसमें वीर विनोद करके एक बुक लिखी है, वीर विनोद। उसमें श्यामल दास ने लिखा है कि राणा कुंभा जो है उसने मारवाड़ के, इंपॉर्टेंट वर्ड, मारवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। मतलब राणा कुंभा ने स्थापत्य कला, मतलब पूरे मारवाड़ की, सोचो जितने बाकी राजाओं ने बनाए उतने तो अकेले इसने बनाए, ठीक है, 50% इसके हैं। तो वीर विनोद एक बुक है, श्यामल दास ने लिखी है, मेवाड़ का इतिहास। चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट था उसके असली जो इसके निर्माता थे वो तो कौन थे, मानमोरी, जो मौर्य शासक थे। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में जो है उसको बनवाया था राणा कुंभा ने। तो आधुनिक निर्माता राणा कुंभा थे। उसके बाद बैराट, वैसे बैराट तो यहाँ पे भी है जयपुर में भी, लेकिन ये वो वाला बैराट नहीं है। बैराट का दुर्ग याद रखना, ये थोड़ा ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। बैराट का दुर्ग जो है वो भीलवाड़ा में है और राणा कुंभा ने बनवाया था। उसके बाद और राणा कुंभा ने कौन से दुर्ग बनाए, बसंती दुर्ग बनवाया, कुंभलगढ़ बनवाया, अचलगढ़ का दुर्ग बनाया आबू पर्वत पर। बसंती दुर्ग जो है उसके तो खंडर बचे हुए। कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था, उसमें ही कटारगढ़ भी बनवाया था अपने लिए। और बाकी इनका स्थापत्य कला में योगदान, सांगपुर का जो मोहम्मद खिलजी को जब हराया, महमूद खिलजी को जब हराया इन्होंने सांगपुर में, तो एक विजय स्तंभ बनवाया, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, ठीक है। जो विजय स्तंभ है उसकी, उसमें 9 मंजिलें हैं, ठीक है, 24 फीट का उसका बेस है, और ये जो उसकी हाइट है वो 120 फीट है। इसके अन्य नाम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। विष्णु को समर्पित है तो इसको विष्णु स्तंभ भी बोलते हैं। हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी इसको बोलते हैं। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको बोलते हैं। 9वीं मंजिल जो थी उस पर बिजली गिरने की वजह से वो टूट गई थी, लेकिन उसका बाद में पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। 1440 से 1448 के बीच में ये बना था। हमने देखा था सांगपुर का युद्ध हुआ 1437 में, उसके बाद में 1440 से 1448 के बीच में वास्तुकार जैता, नापाक, मोका, पूंजा ने ये मिलकर इसको बनवाया। तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, वो क्योंकि हमने देखा ये कई बार जो ये दुर्ग है ये मुस्लिम शासकों के अंडर भी रहा है, तो उस टाइम पे किसी मुस्लिम शासक ने इसमें 9 बार अल्लाह लिखवाया। राजस्थान की पहली इमारत जिस पे ये राजस्थान की पहली ऐसी इमारत थी जिस पे डाक टिकट जारी किया था। विजय स्तंभ प्रशस्ति का लेखन सबसे पहले इसका शुरू जो किया था वो अत्रि ने किया था, लेकिन अत्रि ने इसको 3 मंजिल तक ही लिखा। आगे का जो लिखा था वो महेश ने लिखा था। महेश भट्ट करके एक लेखक हुआ करते थे, उन्होंने संस्कृत भाषा में ये सब लिखे है। यहाँ में विषम घट पंचानन लिखा हुआ है, उनको हम्मीर को हमने ये पढ़ा है, ठीक है, राणा हम्मीर के बारे में। फिर इन्हीं के टाइम पे एक धरणक शाह करके एक मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित करते हुए रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए, जिसका वास्तुकार जो था वो था देपाक। तो याद रखना है कि रणकपुर के जैन मंदिरों का वास्तुकार कौन था, देपाक। इसका कौन है, कीर्ति स्तंभ का, इसका जो है वो है नापा, मोका, पूंजा, जैता। अब और भी है इनके टाइम पे स्थापत्य कला में, और भी इनके वास्तुकार है, जैसे मंडन है, कुंभलगढ़ बनाएगा, ठीक है, तो उसमें मंडन का काम आएगा। लेकिन वो कुंभलगढ़ के बारे में जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे कि मंडन के बारे में और कुंभलगढ़ के बारे में, उसके अंदर क्या क्या है, वो सब के बारे में हम वहाँ पे देखेंगे। कुंभा के दरबारी विद्वान, संगीत गुरु जो थे इनके, वो थे सारंग व्यास। ये याद रखना है। चित्रकला गुरु, देखो इनको सारे शौक थे कि संगीत भी सीखना है, आर्ट भी सीखना है, इसीलिए ये महान शासक थे उस टाइम के राणा कुंभा, क्योंकि ये सब में एकदम एक्सपर्ट थे। इन्हीं के टाइम पे कान्हा व्यास करके एक इनके दरबारी थे, जिन्होंने एक बुक लिखी है एकलिंग महात्म, ठीक है, भगवान शिव शंकर जी के ऊपर उनके बारे में लिखा है। और उसका एक भाग जो, उसमें 2 भाग है,
उसमें से एक भाग जो है राजवर्णन, वो खुद कुंभा ने लिखा है। ठीक है, तो अच्छे राइटर भी थे। और इनके टाइम पे जो विद्वान थे उनमें जयचंद्र सूरी है, सुंदर सूरी, सोन सूरी, सोमदेव, जयचंद्र, सुंदर, सोन और सोमदेव। लेकिन खुद कुंभा जो थे वो और भी अच्छे राइटर थे। उन्होंने जयदेव की जो गीत गोविंद नाम की एक बुक है, उस पे जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है। जयदेव एक बहुत अच्छे राइटर थे कश्मीर के। उन्होंने गीत गोविंद नामक एक बुक लिखी जिसके ऊपर बहुत सारी चित्रकला जो है उसका विकास बहुत हुआ। चंडी शतक, संगीत रत्नाकर, इन सब पे इन्होंने टीका लिखा। टीका मतलब टिप्पणी, कमेंट्री लिखी कि मतलब इसको पढ़ के जो मेरे समझ में आया वो लिख दिया। इन्होंने इसकी समझ को अपने हिसाब से लिखा कि इन बुकों में क्या लिखा, वो कमेंट्री लिखी इनके ऊपर एक। कुंभा ने काम शास्त्र पर कामराज रतिसार ग्रंथ लिखा। और कुंभा के बारे में इतनी सारी बुकें हैं कि उनकी एक दुकान खुल जाए कि दुकान पे जाओ कि भाई कुंभा के कौन कौन से ग्रंथ है, तो ये कुंभा का संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध। तो इनमें से आ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से ग्रंथ कुंभा के हैं। वहीं कुंभा के टाइम पे मंडन ने अपना एक अलग ही, क्योंकि मंडन अब आदमी कुंभलगढ़ डिजाइन कर रहा है, कुंभलगढ़ का दुर्ग बना रहा है, तो उसके पास ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है। तो वो क्या करेगा, बुढ़ापे में आएगा तो किताब ही लिखेगा बैठ के कि भाई अब तो बना ली, सब बिल्डिंग विल्डिंग बनानी थी, वो सब फोर्ट वोर्ट, अब बैठ के किताब लिखते हैं। तो बुढ़ापे में बहुत सारी किताबें लिख दी उन्होंने। राजवल्लभ, रूप मंडन, कोद मंडन, वैद्य मडान, वास्तुसार, वस्तुमंडन, सगुन प्रसाद, सब अलग अलग है। यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट दी है, इसको एक बार ये देख लेना मोटी मोटी नज़र से, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो लगा सकते हो उसको आराम से। ठीक है, हमने देखा था कि कुंभा जो था उसके दो बेटे थे। एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था उदय सिंह या उदा, और दूसरा बेटा था रायमल। तो उदा ने तो कुंभा को मार दिया, और कुंभा को मारने के बाद उदा जो था वो खुद भी एक बिजली गिरने से मारा गया। उसके बाद जो अगला शासक बना वो था महाराणा रायमल, जो उसका छोटा बेटा बेटा था, जिसको हमने देखा था आवल बावल संधि में उसकी शादी श्रृंगार देवी से कर दी थी। महाराणा रायमल जो है वो कुंभा का बेटा महाराणा रायमल जो है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं कि पॉइंट की कुंभा के बाद उनका कोई इतिहास में इतना बड़ा योगदान नहीं रहा रायमल का। तो रायमल जो थे उन्होंने 1471 से लेकर 1509 तक उन्होंने भी शासन किया कुंभा के बाद में। और उनके बाद जो था, उनके बाद उनके चार बेटे हुए। महाराणा रायमल जो थे उनके बाद उनके चार बेटे हुए। एक था पृथ्वीराज सिसोदिया, एक था जय सिंह, एक था संग्राम सिंह जिसको हम सांगा के नाम से जानते हैं, एक था जयदेव। जयदेव सबसे छोटा था। तो ये तीनों चारों जो है एक बार एक साध्वी के पास गए और साध्वी से पूछते हैं कि हम हम मतलब हमें हमारा भाग्य क्या है। तो वो साध्वी इनको बताती है कि जो राज्य योग है वो सिर्फ कुंभा के इसके सांगा के ही भाग्य में है। तुम सब में से राज्य योग सांगा के भाग्य में है। जयदेव तो बचपन में ही मर जाएगा, इसकी कम मतलब ये इसकी मृत्यु कम आयु में ही हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा भाई जो था वो पृथ्वीराज था। तो उसको गुस्सा आ गया कि ऐसा कैसा हो सकता है कि संग्राम सिंह बने। जय सिंह थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी था, उसको ये था कि आई डोंट केयर कि कौन बनेगा, मैं तो बस मजे से रहूंगा, अपना खाओ पियो ऐश करो। लेकिन पृथ्वीराज जो था उसको मतलब लगा कि भाई मुझे राजा बनना है और राजयोग इसके हाथ में कैसे है। उसने बोला कि मैं ये नहीं होने दूंगा, और उसने ऐसे करके सांगा के ऊपर अटैक कर दिया उसी वहीं पे साध्वी के सामने। और वहाँ पे सांगा की जो है एक आंख फूट जाती है, और वो सांगा अपनी एक फूटी आंख को लेकर अजमेर की तरफ भाग जाता है और छुप जाता है जाके जंगलों में। अब वहाँ पे अब हम देखते हैं कि जब सांगा भाग गया तो अब कोई और बचा नहीं। पृथ्वीराज सिसोदिया जो है वो अब शासक बन जाएगा महाराणा रायमल के बाद में। इसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया ने भी कुछ काम करवाया, जैसे अजमेरू दुर्ग है अजमेर का,
उसके चारों परकोटा बनाया और अपनी रानी ताराबाई की याद में उसका नाम रख दिया तारागढ़। ठीक है, ये एक अच्छे धावक थे, इसलिए इनका नाम था उड़ना राजकुमार। तो ये क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ के उड़ना राजकुमार किसको बोलते हैं? तो वह पृथ्वीराज सिसोदिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ये जो थे उनको उड़ना राजकुमार बोलते थे। इसके बाद क्या होता है कि इनकी एक बहन भी है, ये चार तो भाई है, इनके बाद एक इनकी बहन भी है। और वो जो बहन है वो सोनगरा के वहाँ जगमाल देवड़ा के वहाँ पे इसकी शादी की हुई है। तो जब पृथ्वीराज सिसोदिया वहाँ पे जाता है तो इनकी कुछ लड़ाई हो जाती है, और इनके जो बहनोई है जगमल जगमल देवड़ा, वो इनको जहर देकर मार देते हैं। अब पृथ्वीराज सिसोदिया मर गया, जयसिंह को इंटरेस्ट है ही नहीं कि राजपाट मेरे को करना ही नहीं है, जयदेव भी मर गया छोटी आयु में ही। अब बचा कौन? संग्राम सिंह। तो बोले संग्राम सिंह को बुलाओ, सांगा को बुलाओ, और सांगा को यहाँ पे अब सांगा को राजा बनाएंगे। ठीक है, तो सांगा का सैन्य अभियान रोड जो वो है सांगा का काफी बड़ा है, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे सांगा के बारे में।